नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से ब्राज़ील के शहर रियो डी जानेरो, वहाँ पर G20 एक जमात है दुनिया के। वैसे तो 21 मुल्क हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसको कहने को G20 ही कहा जाता है। तो उसकी सरबराह कॉन्फ्रेंस थी, यानी समिट, जिसमें सारे मुल्कों के जो भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे, कहीं पे किसी का वजीर आज़म, किसी का सदर और किसी का अमीर बादशाह, वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और दुनिया को जो दरपेश मसाइल हैं उसके बारे में आपस में उन्होंने गुफ्तगू की। भारत की नुमाइंदगी ज़ाहिर है भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने की, और उसके साथ पूरा डेलीगेशन था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, और जिसमें एस जयशंकर तो सबसे पहले थे। इस किस्म के जो मौके जब भी मुयस्सर होते हैं तो वहाँ पर न सिर्फ मल्टीलेटरल मीटिंग्स होती हैं, जैसे G20 में 20 के 20 ममालिक बैठे थे, रूस की भी नुमाइंदगी थी। रूस की नुमाइंदगी सरगाई लावारोफ, जो वहाँ का वज़ीर ख़ारजा है, उसने की। अमेरिका का सदर जो बाइडेन था और चीन का सदर शी जिनपिंग था, मोहम्मद बिन सलमान, सारे बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर। भारत की नुमाइंदगी नरेंद्र मोदी ने की थी और सबके साथ मिलके तो बातचीत हुई। और जो जॉइंट कम्युनिके इशू है उसमें एनर्जी, क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस वक्त जैसे 2 जंगें हो रही हैं और भारत ने पूरी कोशिश की कि रूस की किसी भी सूरत में मजम्मत न की जाए। और ये पिछली 2 जो मीटिंग्स हुई हैं, पिछली मीटिंग भारत में हुई थी न्यू दिल्ली में, इससे पहले की मीटिंग इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। तब से ये यूक्रेन की जंग जारी है और हिंदुस्तान पूरी कोशिश करता है कि रूस का सीधा सीधा नाम न लिया जाए। हाँ, ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क की जो इंटीग्रिटी है उसको वायलेट न किया जाए, और उसमें सब कुछ आ जाता है। अच्छा, ऐसे मल्टीलेटरल मीटिंग्स में फिर क्या होता है कि अलग अलग ममालिक बायलेटरल मीटिंग्स भी करते हैं। मौके होते हैं ना, 2 दिन थे, 18, 19, आज 20 है। 2 दिन थे तो भारत के वजीर आज़म भी सबसे मिले। जैसे पिछले अभी काजन गए थे रूस में, जो मीटिंग थी, तो उसमें वो शी जिनपिंग से मिले थे नरेंद्र मोदी। अभी ये जो 2 दिन की मीटिंग थी, तो इसमें ये अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, और सिवाय कनाडा को छोड़ के, क्योंकि कनाडा के साथ हमारे ताल्लुकात आजकल अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए उसको मोदी ने अवॉइड किया। बाकी सबके साथ उसकी मुलाकात हुई और थोड़ा बहुत बातचीत भी हुई। जैसे बरतानिया का वज़ीर आज़म स्टारमीर है, उसके साथ FTA के ऊपर बात हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वैसे तो 2-3 साल से ये जारी है, और अगर ऋषि सुनक 2-4 महीने और निकाल लेता तो शायद इस पे दस्तखत हो भी जाते, लेकिन खैर गई नहीं ये बात। अब भी बात हो रही है और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो मैंने अर्ज़ किया कि भारत ने अपने तौर पर, अच्छा जैसे भारत का वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर है, उसने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग से बात की जो है, और ताज़ा अभी डीएस्केलेशन हुई है लद्दाख के सेक्टर में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और दोनों मुल्कों की फ़ौजें पीछे हट गई हैं। और अभी वो जो बफर जोन है वहाँ पर दोनों मुल्कों को ये हक दे दिया गया है कि वो
पेट्रोलिंग, ज़ाहिर एक दूसरे को बता के, यानी समझो आज मेरी फौज जाएगी तो चीन की नहीं आएगी, कल चीन की आएगी तो हमारी फौज नहीं जाएगी, इसी तरह। तो अभी कल जो बात हुई चीन के वजीर खारजा से, तो उसमें फिर डायरेक्ट फ्लाइट की बात हुई। और ये मैं आपको बता दूं, भारत प्रैग्मेटिक है, रियलिस्टिक है, बावजूद इसके कि वैसे भी हमारा चीन जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं खुला बोलता हूँ, भारत को अगर खतरा है तो सिर्फ चीन से ही है, पाकिस्तान तो किसी ज़मरे में ही नहीं आता, उसको तो भूल जाइए। तो लेकिन इसके बावजूद भारत को पता है कि बिना चीन के हमारी तरक्की में भी रुकावट आ सकती है। इसीलिए आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है ना, वो चीन है। भारत उसको 125 बिलियन डॉलर का बिजनेस देता है, आप सोचिए। बावजूद इसके कि हमारी दोनों की 50-50 हज़ार फौज 4 साल से 20 के जुलाई से लेके अभी ये नवंबर आ गया है 24 का, यानी 4.5 साल आने होने को आए हैं। 50-50 हज़ार फौज दोनों मुल्कों के आमने सामने खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद हमने ट्रेड बंद नहीं किया, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि चीन को नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान उसको होगा, लेकिन उसके साथ साथ भारत का भी नुकसान होगा, इसीलिए हमने वो जारी रखा। तो अभी जो बात हुई तो उसमें इजाफा करने की, और डायरेक्ट फ्लाइट भारत से वो बंद कर दी गई थी, अभी उसको फिर से शुरू करना है। और ऐसे दूसरे जो भी म्यूचुअल बेनिफिट की, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की जो बातें होती हैं, उस पर बातचीत हुई। अब यहाँ पर मैं तो हमेशा पाकिस्तान के साथ तो मुआवजा करता हूँ। आप जो लास्ट में जो ग्रुप फोटो निकाला गया है ये G20 के मुल्कों का, रियो डी जानेरियो में, आप उसमें देखिए सेंटर में मोदी खड़ा है, बावजूद इसके कि वहाँ पर अमेरिका का सदर था, चीन का सदर था, और कनाडा का वजीर आज़म था, ऑस्ट्रेलिया का वजीर आज़म था, सब लोग थे, लेकिन उनके बावजूद सेंटर में आप देखिए मोदी खड़ा है। और मोदी के साथ लुल्ला, वो तो मेन था, मेज़बान था, ब्राज़ील का जो वजीर आज़म है, और उसके साथ रामाफोसा, क्योंकि आइंदा जो समिट होगा 2025 में वो साउथ अफ्रीका में होगा, तो वो खड़ा था। फिर उसके बाद सब बड़े बड़े लोग खड़े थे। लेकिन अब इसका आप मुआवजा कीजिए, 1 महीना पहले की बात है, जस्ट 1 मंथ अर्लियर, रियाज में, सऊदी अरेबिया में OIC की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की 57 है मुसलमान ममालिक, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी समिट थी, सबके अमीर, वजीर आज़म, सदर आए हुए थे वहाँ पर। और वहाँ पर लास्ट में जो ग्रुप फोटो निकाला गया है उसमें शहबाज शरीफ को पीछे की लाइन में खड़ा कर दिया है। कितना दुख होता है, पाकिस्तान का दुनिया की कमेटी में ये हशर हो गया है। लेकिन सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहता हूँ इस तस्वीर का। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस पर तबसरा करता हूँ, वो मोबाइल से मैं शायद बेहतर जिसे कहते हैं ना अच्छे तरीके से बता सकता हूँ आपको कि इस तस्वीर में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके साथ खड़े हैं कतर के अमीर, उनके राइट साइड पे जॉर्डन के खड़े हैं किंग अब्दुल्ला, फिर प्रेसिडेंट सीसी, बशार अल असद, उसके साथ जो है फ़लस्तीन के सदर हैं, साथ आई थिंक मोरक्को के हैं, आई डोंट नो नेक्स्ट कौन है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए हैं, फर्स्ट लाइन में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू खड़े हुए हैं, ठीक है जी। और अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जाएं तो कतर के अमीर है, टर्की है, आई थिंक अज़रबैजान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड देन देयर आर अदर सेंट्रल एशियन एंड देन अफ्रीकन्स, एंड देन पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री,
उन्होंने पीछे खिलाता है। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। मुझे याद है एक ज़माना हुआ करता था, मैं 2074 की बात करता हूँ। ओआईसी की समिट हुई थी लाहौर में, मेरे ख्याल में अप्रैल में हुई थी, जहाँ तक याद है मेरे को। और उस वक़्त बिल्कुल ऐसा लगता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, सबको लीड करता था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, जिसमें अमेरिका को सऊदी अरेबिया ने तेल देना बंद कर दिया था और जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई थी, अमेरिका में तब इतना तेल नहीं निकलता था। ये बाद में उन्होंने फिर ये शेल जो है ऑयल निकालना शुरू किया। अब तो खैर वो दे हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन पहले की हालत ख़राब थी उनकी। कहते हैं कि उस वक्त जो तेल मिनिस्टर था, ऑयल मिनिस्टर था सऊदी अरेबिया का, शेख अहमद ज़की यमनी, उसको ये सब कुछ भुट्टो ने सिखाया था। खुदा बेहतर जानता है, लेकिन हम ऐसा सुना करते थे कि पूरी इस्लामी दुनिया की, बावजूद इसके कि जस्ट 3 ईयर्स बैक, 2.5 ईयर्स कह दीजिए, दिसंबर 71 में पाकिस्तान टूटा था, छोटा हो गया था। इससे पहले पाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क हुआ करता था। उसके बाद फिर इंडोनेशिया सबसे बड़ा बन गया, लेकिन इसके बावजूद 74 में पाकिस्तान वाज लीडिंग कंट्री ऑफ द इस्लामिक नेशंस। और आज ये हालत हो चली है शहबाज शरीफ की, उसको जो ग्रुप फोटो निकाला जाता है तो उसको पीछे की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। हत्ता कि माले जो है, मालदीव्स, उसका जो वजीर आजम है वो आगे खड़ा है, यानी उसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अब ये सब कुछ मैं आपको बता दूं, यानी टू कट इट शॉर्ट, थोड़े में समझ जाइए। हमारे यहाँ दुनिया में भी इज्जत मिलती है पैसे से, जो है कुछ भी हो जाए, बाप बड़ा ना भैया भैया, सबसे बड़ा रुपया। पाकिस्तान की हालत ये है कि वो जिससे भी मिलता है हाथ आगे बढ़ा देता है, अल्लाह के नाम पे दे दे। और भारत जिससे मिलता है उसको कुछ न कुछ देता है। हत्ता कि मुइज़ू को, ये जो मालदीव्स का वजीर आजम आने के बाद, इसने तो मोदी को गालियां तक दी थी, उसके वजीरों ने भी। आज हालत उसकी ये हाल हो गई कि वो भारत में आ गया और इसने उसको $500 मिलियन दे दिया, जा बेटा ले ले। उसकी फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन बहुत सकीम हो चली है, क्योंकि आजकल जो टूरिस्ट बिजनेस है उसका तो मेन कमाई उसी से होती है, उसमें कमी आ गई। और भारत वालों ने तो जाना ही छोड़ दिया था जब से उसने, वहाँ के वजीरों ने भारत को गालियां देना शुरू की थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की हालत आज ये हो गई है कि उसके वजीर आजम को पीछे की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और भारत के वजीर आजम को जो है आगे की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। ये फर्क होता है, ये आपको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। और इसकी वजह पैसे की कमी है, लेकिन वो क्यों हुई है? शुरू से लेके पाकिस्तान ने हिंदुस्तान दुश्मनी पे जोर दिया, सारा पैसा अपना फौज पे खर्चा किया, लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचाया। हालत ये हो गई है कि कर्जे के ऊपर कर्जे चढ़ते गए। आज $1 बिलियन के लिए IMF के आगे पाकिस्तान नाक रगड़ता है, उसको कौन इज्जत देगा? आप खुद सोचिए। मैं पाकिस्तान वालों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, आप खुद सोचिए, क्या पाकिस्तान की ये पॉलिसी जो है दुरुस्त साबित हुई है 77 साल में? इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।